नमस्कार, मैं साक्षी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर के ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक के बारे में। और टॉपिक का नाम है कंसेप्ट्स ऑफ मैन एनवायरमेंटल रिलेशंस, यानी मानव पर्यावरणीय संबंधों की अवधारणाएं। मानव भूगोल में मानव एवं पर्यावरणीय संबंधों को लेकर जिन अवधारणाओं या विचारधाराओं का विकास हुआ उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें इस प्रकार की अवधारणाओं या विचारधाराओं की, तो मानव भूगोल में इस प्रकार की 3 विचारधाराओं का विकास हुआ है, जिनमें सबसे पहले है नियतिवाद या डिटर्मिनिज्म, दूसरे नंबर पे संभववाद या पॉसिबिलिज्म, और तीसरे नंबर पे नवनियतिवाद या नियो डिटर्मिनिज्म। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे नियतिवाद को, यानी डिटर्मिनिज्म। नियतिवाद को पर्यावरणवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इस विचारधारा के विकास की बात करें तो इसका विकास 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था और इसका विकास जर्मनी में हुआ था, अर्थात जर्मनी के भूगोलवेताओं द्वारा इस विचारधारा को समर्थन मिला। इस विचारधारा में प्रकृति एवं मानव के संबंधों की व्याख्या की गई है और जिसमें कि प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है, अर्थात मानव की तुलना में प्रकृति को अधिक महत्व दिया गया है। और इसमें जो विचारक है उनका मानना था कि मनुष्य की समस्त क्रियाओं पर प्रकृति का या भौतिक दशाओं का नियंत्रण होता है। उनका मानना था कि मनुष्य के शारीरिक संगठन या शारीरिक गठन से लेकर उसके वस्त्र, उसके भोजन, उसके आवास स्थल, उसके व्यवसाय, उसके सामाजिक या सांस्कृतिक संगठन आदि पर भौतिक दशाओं का प्रभाव होता है, अर्थात वो भौतिक दशाओं द्वारा ही निर्धारित होते हैं। अब हम बात करते हैं नियतिवाद के समर्थकों की। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे हिप्पोक्रेटस को। तो हिप्पोक्रेटस ने नियतिवाद के समर्थन में कहा है कि जो एशियाई लोग हैं वो आराम करना पसंद करते हैं, जबकि यूरोपीय लोग मेहनती होते हैं। तो इन दोनों अर्थात एशियाई एवं यूरोपीय लोगों के जो स्वभाव में या उनकी प्रवृत्ति में जो भिन्नता, उसका प्रमुख कारण क्या है? पर्यावरण, अर्थात पर्यावरणीय प्रभाव के कारण ही उनके स्वभाव में भिन्नता मिलती है। वहीं हम दूसरे नंबर पे बात करते हैं हेरोडोटस की। तो हेरोडोटस ने नियतिवाद के समर्थन में कहा है कि जो मिस्र की सभ्यता है उसके विकास का प्रमुख कारण वहाँ की उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हैं, अर्थात मिस्र में उपयुक्त भौगोलिक दशाओं के कारण ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। उसके बाद हम लेते हैं अरस्तु को। तो अरस्तु ने इसके नियतिवाद के समर्थन में कहा है कि जो यूरोपियन लोग होते हैं या ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं वो क्या होते हैं? बहादुर होते हैं, किंतु वो लोग बुद्धि एवं तकनीकी कुशलता में क्या होते हैं? क्षीण या कमज़ोर होते हैं। और ये यूरोपीय लोग राजनीतिक संगठन करना चाहते हैं, दूसरों पर शासन करना चाहते हैं। वहीं अरस्तु ने एशियाई लोगों के बारे में कहा है कि एशियाई लोग बुद्धिमान और कुशल होते हैं, किंतु उनमें आत्मविश्वास या आत्मशक्ति के अभाव के कारण उनमें पराधीनता या दासता की प्रवृत्ति होती है, अर्थात वो अन्य किसी व्यक्तियों के पराधीन होते हैं। इस प्रकार अरस्तु ने एशिया एवं यूरोप के निवासियों की स्वभाव की प्रवृत्ति के बारे में बताया और उसका प्रमुख कारण बताया ये उनके पर्यावरण के प्रभाव के कारण ही उनके स्वभाव में भिन्नता देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की। तो मॉन्टेस्क्यू ने भी मनुष्य के जीवन पर जलवायु और मिट्टी के प्रभाव की महत्ता को स्वीकारा है। नेक्स्ट है बकल। इनकी एक बुक थी, उसका नाम है हिस्ट्री इन सिविलाइजेशन इन इंग्लैंड। तो इस बुक में इन्होंने मनुष्य पर जलवायु, मिट्टी और प्राकृतिक तत्वों की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है कि जो एशिया और अफ्रीका में जिन मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है उसका प्रमुख कारण है वहाँ की उपजाऊ मिट्टी, और यूरोप में जिन शीतोष्ण जलवायु प्रदेशों में मानव सभ्यता या मानव जातियों का विकास हुआ उसका प्रमुख कारण भी जलवायु ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बकल ने भी मानव के विकास में भौतिक या पर्यावरणीय प्रभाव को स्वीकारा है। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट अर्नस्ट हेकल को।
तो हेकल ने कहा है कि मनुष्य एक प्राणी है और जो कि पर्यावरण से प्रभावित होता है। इन्होंने माना है कि जो मानव प्रजातियों का विकास हुआ है या फिर उनके शारीरिक बनावट या उनके रंग रूप में जो भिन्नता पाई जाती है वो भी पर्यावरणीय प्रभाव का ही परिणाम है। अर्थात इन्होंने भी प्रकृति की सर्वोच्चता को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है फ्रेडरिक लिपले। फ्रेडरिक लिपले ने एक पर्यावरणीय या प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव की व्याख्या करते हुए कहा है कि एक सूत्र का प्रतिपादन किया है और उसका नाम है स्थान, कार्य और लोक, प्लेस, वर्क एंड प्रोक। इसमें इन्होंने कहा है कि किसी स्थान विशेष के पर्यावरणीय प्रभाव या दशाओं के कारण ही वहाँ पर किसी कार्य या क्रियाओं का विकास होता है या फिर वहाँ की क्रियाएं प्रभावित होती है और उसी से वहाँ का सामाजिक संगठन प्रभावित होता है या उसका सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। अर्थात किसी स्थान विशेष के प्राकृतिक दशाओं या भौतिक दशाओं के कारण ही वहाँ की आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती है और उसी से वहाँ का सामाजिक संगठन बनता है। इस प्रकार इन्होंने भी प्रकृति की महत्ता को स्वीकार किया। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेडरिक रेडजेल की। तो फ्रेडरिक रेडजेल ने भी मनुष्य के रहन सहन और उसके आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाओं पर पर्यावरणीय प्रभाव को स्वीकार किया है। इन्होंने माना है कि मनुष्य की आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाएं और संस्कृति सभी पर्यावरण द्वारा ही निर्धारित होती है। नेक्स्ट लेते हैं हम इसी सैम्पुल को। इसी एलन चर्चिल सैम्पुल यह नियतिवाद की प्रबल समर्थक थी और यह रेडजेल की शिष्या थी। इनकी बुक है, उसका नाम है इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट और ये 1911 में लिखी गई थी। और इन्होंने बताया कि जो इन्होंने प्रकृति की या पर्यावरणीय महत्ता को स्वीकारते हुए बताया कि जो पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं उनके पैर मजबूत होते हैं ताकि वो उस मजबूत पैरों के कारण पहाड़ी या ढलान वाले क्षेत्रों पे आसानी से चढ़ सके। वहीं उन्होंने बताया कि जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोगों की भुजाएं मजबूत होती है जिससे कि वो नौ परिवहन या नाव को संभाल सके या उसका अच्छे से परिवहन कर सके। इस प्रकार इन्होंने बताया कि किस प्रकार भौतिक दशाएं या पर्यावरणीय दशाएं किसी स्थान विशेष के मानव को प्रभावित करती है, उसके स्वभाव को या उसके शारीरिक संगठन को प्रभावित करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं हंटिंगटन को। तो हंटिंगटन ने भी इसके भौतिक दशाओं या प्राकृतिक कारकों की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन के प्रत्येक पक्ष को भौतिक कारक प्रभावित करते हैं और इसमें भी इन्होंने जलवायु को प्रमुख कारक माना है। अर्थात इन्होंने मानव जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु को प्रमुख माना है। इसके बाद हम लेते हैं डिमोलिन को। डिमोलिन ने मनुष्य के जीवन पर पर्यावरणीय प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा कि जो समाज है वह पर्यावरण की देन है। अर्थात सोसाइटी इज फैशनेड बाय एनवायरनमेंट, अर्थात समाज का निर्माण पर्यावरण से ही हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं नियतिवाद की आलोचना के बारे में। अगर नियतिवाद की आलोचना के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अन्य जीवों जैसे अन्य प्राणियों के भांति प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रह सकता। वह अपने बुद्धि, विवेक एवं कौशल से प्रकृति में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है और परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी स्थान विशेष पर किसी विशेष फसलों या बीजों का या पौधों का उत्पादन होता है, परंतु मानव अपनी क्षमताओं के कारण उन फसलों या पौधों या बीजों का उत्पादन किसी अन्य प्रदेश विशेष में भी कर सकता है। और वहीं अगर हम बात करें कि मानव ने अपने वैज्ञानिक एवं तकनीकी की ज्ञान के विकास के कारण ही आज अनेक इस प्रकार की किस्मों का या बीजों का उत्पादन किया है जिनसे कि अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। और इसके बाद हम बात करें अगर सांस्कृतिक भूदृश्यों की, तो मानव ने अपने
कौशल एवं क्षमता से भूतल पर अनेक सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण किया है, जिसमें है अनेक नगर, सड़क, रेलमार्ग, ब्रिज, खेत, बागान आदि अनेक सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण भी मानव ने भूतल पर किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव पूर्णतः प्रकृति के नियंत्रण में नहीं है, अपितु वह अपनी बुद्धि, विवेक व कौशल से आवश्यकता अनुसार प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट 2 विचारधाराओं को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।